जय हिंद, मैं ललित चौहान, स्नोपीडिया में आपका स्वागत करता हूँ। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग के द्वारा पूरे देश में आचार संहिता लागू कर दी गई है। सभी दल अपनी-अपनी सीटों, योजनाओं, चुनावी नारों, घोषणा पत्र में लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 7 चरणों में होने वाला है। पहला चरण 19 अप्रैल को है, जिसमें तमिलनाडु राज्य में एक साथ सभी सीटों पर चुनाव होंगे। हम बात करने जा रहे हैं तमिलनाडु की राजनीति किस ओर करवट लेगी। क्या यह अभी भी द्रविडियन राजनीति पर ही चुनाव होगा? यहाँ के कई दल हैं जो स्थानीय जातीय वर्ग में बटे हुए हैं। एक दल एक जाति को साथ देता है। जैसे यूपी में कई दल हैं। आरएलडी जाट वोट बैंक की राजनीति करता है। बसपा है, दलित वोट की राजनीति करता है। सपा है, यादव वोट की राजनीति करती है। इसी तरह संजय निषाद वोट की राजनीति करते हैं। अपना दल पटेल वोट की राजनीति करते हैं। सुभाषपा राजभर की राजनीति करते हैं। इसी तरह तमिलनाडु में कई ऐसे दल हैं जो स्थानीय जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपनी जाति में उनका अच्छा खासा प्रभुत्व है। तमिलनाडु में इस बार सभी दल इन छोटे-छोटे दलों को मिलाकर 3 गठबंधन बना चुके हैं। एक गठबंधन है इंडी गठबंधन। इंडी गठबंधन डीएमके और कांग्रेस द्वारा निर्मित है। इसका स्थानीय स्तर पर नाम धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन रखा गया है, जिसमें 8 दल शामिल हैं। डीएमके इसका नेतृत्व कर रहा है, कांग्रेस है इसमें, सीपीआई है, सीपीएम है। पहला गठबंधन डीएमके के नेतृत्व में गठित किया गया है, जो पूरे देश में इंडी गठबंधन है, लेकिन यहाँ पे उसका नाम धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन है। इसका नेतृत्व डीएमके कर रहा है। ये सभी दल जो छोटे-छोटे दल हैं, ये सब स्थानीय स्तर पर जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें सबसे बड़ा दल डीएमके जो 21 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा एक पुदुचेरी सीट है, उस पे चुनाव लड़ रही है। सीपीआई, सीपीएम और बीसीके 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीसीके को 2 आरक्षित सीटें प्रदान की गई हैं, चिदम्बरम और विल्लुपुरम, और अन्य सहयोगी दलों को एक-एक सीट प्रदान की गई है। कमल हासन की पार्टी को इस गठबंधन में शामिल किया गया है। उनको 2025 की राज्यसभा में 1 सीट प्रदान की जाएगी। वह डीएमके समर्थित गठबंधन का प्रचार करेंगे। दूसरा गठबंधन अन्ना द्रमुक का है, जिसमें 4 दल शामिल हैं। तीसरा मोर्चा राजग है, जिसमें भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। दूसरी पार्टी पीएमके है और अन्य सहयोगी दल हैं। भाजपा 19 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पीएमके 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तमिल मनीला कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अन्य सभी दल को एक-एक सीट मिली है। एक निर्दलीय प्रत्याशी जो अन्ना द्रमुक के पूर्व सीएम थे, ओ पन्नीरसेल्वम, उनका भाजपा समर्थन कर रही है। उनको 1 सीट प्रदान की गई है। भाजपा गठबंधन में 9 दल शामिल हैं, जिनको प्रधानमंत्री मोदी ने नवरत्न कहा है। इन सभी दलों ने अपने स्थानीय स्तर पर अपनी जातियों को गोलबंद किया है तथा अपने दल का निर्माण किया है। पहले हम बात करते हैं तमिलनाडु के भौगोलिक स्थिति की। यह भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यहाँ की संस्कृति द्रविडियन तमिल संस्कृति और कावेरी नदी जल विवाद और कच्चा तीवी द्वीप के अलावा राष्ट्रवाद, हिंदुत्व का मुद्दा इस बार मुद्दा बनेगा। तमिलनाडु की जनसंख्या 7 करोड़ 20 लाख है, जो कुल देश की संख्या का 5% है। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। यह सीटों के माध्यम से देश का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। तमिलनाडु की कुल जनसंख्या में पिछड़ा वर्ग का प्रतिशत 65% है, जिसमें 15% बेन्यार जाति है और 7% थेवर जाति है। बेन्यार जाति का प्रभाव उत्तर तमिलनाडु में है।
जिसका प्रतिनिधित्व पीएमके दल कर रहा है। हम बात करते हैं उसके गठबंधन के शामिल दलों के बारे में। पहले हम बात करते हैं पीएमके की। यह गठबंधन उत्तर प्रदेश के जातीय फार्मूले पर आधारित है। तमिलनाडु में भी जातियों का राजनीति में बहुत प्रभाव है। राजग गठबंधन में पीएमके को भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार बहुत बड़ा फैक्टर मानते हैं। पीएमके यानी कि पट्टिकल मक्कल काची, जो कि बेन्यार जाति से संबंधित है, इसका प्रभाव उत्तर तमिलनाडु की कई सीटों पर है। यह कई लोकसभा सीटों पर किसी भी दल को लाभ पहुंचा सकते हैं। पीएमके को 10 सीटें दी गई हैं। भाजपा ने पीएमके को 10 सीटें इसलिए दी हैं क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में पीएमके को 5 विधानसभा सीटें मिली थी। इसी तरह तमिल मनीला कांग्रेस को 3 सीटें दी गई हैं। तमिल मनीला कांग्रेस कांग्रेस से अलग होकर बनी है। इसका नेतृत्व जीके वासन कर रहे हैं, जो कि ओबीसी के बहुत बड़े नेता हैं। राज्य में ओबीसी की 65% के आसपास है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम, भाजपा ने इस दल को 2 सीटें दी हैं। अन्ना मक्कल मुनेत्र कड़गम, इस दल का गठन अन्ना द्रमुक की नेता रही शशिकला के भतीजे टीवी दिनकरन ने किया है। उनको भाजपा ने 2 सीटें दी हैं। वह थेवर जाति से संबंधित हैं। थेवर जाति की आबादी 7% है। थेवर जाति का प्रभाव दक्षिण तमिलनाडु की कई सीटों पर है, जिससे बीजेपी को काफी फायदा होने की उम्मीद है। इसके अलावा भाजपा गठबंधन में शामिल डीएमके सहित कई अन्य सहयोगी दल हैं, जिनको भाजपा ने एक सीट दी है। अन्ना द्रमुक से आए पूर्व सीएम पन्नीर और सेल्वम को भाजपा ने निर्दलीय समर्थन दिया है। इन सभी को मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी ने इनको नवरत्न कहा है। भाजपा गठबंधन में शामिल ये सभी दल पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग से संबंधित हैं, जो उन जातियों में अच्छा खासा प्रभुत्व रखते हैं। अब हम बात करते हैं कि तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव का मुख्य मुद्दा क्या हो सकता है, जिससे कि यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है। डीएमके समर्थित गठबंधन धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील पार्टी का मुख्य मुद्दा क्या हो सकता है? नंबर 1, द्रविड़ की राजनीति। द्रविड़ की राजनीति वर्षों से डीएमके और अन्ना द्रमुक सत्ता का सुख भोग रहे हैं। दूसरा मुद्दा, केंद्र सरकार द्वारा राज्य को धन न दिया जाना हो सकता है। कई योजनाओं में भ्रष्टाचार की आशंका होने के कारण केंद्र सरकार ने योजनाओं का धन रोक दिया है। तीसरा मुद्दा, राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप करने का है। चौथा मुद्दा, धर्मनिरपेक्ष और संविधान का उल्लंघन। अंतिम मुद्दा, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करना। इसी तरह भाजपा गठबंधन का मुख्य मुद्दा क्या हो सकता है? नंबर 1, राम मंदिर का मुद्दा, हिंदुत्व का मुद्दा, राष्ट्रवाद का मुद्दा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्वच्छ छवि। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई, जिनकी राज्य में युवाओं के बीच में बहुत अच्छी पैठ हो गई है, वह तमिलनाडु की राजनीति को बहुत प्रभावित कर सकते हैं। उनकी कार्यशैली के बारे में बेंगलुरु की जनता से अच्छा कौन जान सकता है। वहाँ वह सिंघम के रूप में फेमस थे। तमिलनाडु के बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने सूचना अधिकार अधिनियम का उपयोग करते हुए कच्चा टीवी पर जानकारी मांगी थी, जिसमें यह निकल कर आया था कि तत्कालीन केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और तत्कालीन सीएम करुणानिधि की स्वयं मौन स्वीकृति थी। इससे यह जानकारी आने पर यह तमिलनाडु में राजनीतिक मुद्दा बन गया है। अब देखना यह पड़ेगा कि कच्चा टीवी उद्योग क्या फर्क डालता है राजनीति में। कच्चा टीवी उद्योग तमिलनाडु के मछुआरों के लिए बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। सामरिक महत्व होने के साथ साथ यह मछली पालन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। चीन जिस प्रकार से आज गतिविधि कर रहा है, भारत के चारों ओर जो छोटे छोटे देश है उनको घेरने की जो कोशिश कर रहा है, उनके बंदरगाहों पर कब्जा कर रहा है। आज कच्चा टीवी उद्योग की भारत को ज़्यादा जरूरत है। इसके साथ साथ तमिलनाडु में एक फैक्टर जो मैं भूल गया हूँ, मैं आपको बताता हूँ।
संसद में जो सेंगोल की स्थापना की गई है, वह तमिल संस्कृति का बहुत ही संवेदनशील अंग है। जो संसद में जिन्होंने सेंगोल की स्थापना कराई थी, जो तमिलनाडु से जो मठ के मठाधीश जो आए थे, वो सभी निम्न जाति के हैं और उन्होंने संसद में संकुल की स्थापना कराई। ये और समय-समय पर तमिल काशी संगम, सौराष्ट्र तमिल संगम तमिल की जनता में काफ़ी असर डालेगा। जनमानस काफ़ी मैच्योर हो गया है। डिजिटल के युग में सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर अब छोटी-छोटी बातें तुरंत लोगों तक कम समय में पहुँच जा रही हैं। लोकसभा चुनाव 2024 भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प है, जो भारत की दिशा और परिस्थिति तय करेगा कि भारत को किस ओर ले जाना है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? क्या कमी है इस वीडियो में? कैसे इसका प्रस्तुतिकरण करें? इसके बारे में मुझे जानकारी दें, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूँ। मुझे अपने सुझाव दें। मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। भाई सब्सक्राइब तो कर दो यार, तभी तो मैं प्रोत्साहित होऊँगा, मेरे अंदर आत्मविश्वास आएगा, मैं और अच्छा कार्य करके दूँगा और अच्छी जानकारी दूँगा और अच्छे वीडियो बना के दूँगा, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होंगे। जय हिंद।